हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। 4 अप्रैल से 2016 का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। 4 राज्यों और पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहला चुनाव सोमवार से शुरू होगा पश्चिम बंगाल और असम में। तरुण गोगोई और ममता बनर्जी, 2 लोकप्रिय नेता, ताकतवर क्षेत्रीय नेता, लेकिन ये चुनाव उनके लिए इतने आसान नहीं होने जा रहे हैं। बंगाल में शारदा, नारदा और नेताजी जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। वहीं असम में हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल की जोड़ी क्या तरुण गोगोई के लिए बड़ी चुनौती होगी, ये बड़ा सवाल है। तो आवाज अड्डा में आज हम यही चर्चा करेंगे कि बंगाल और असम में क्या होने जा रहा है। हमारा फोकस इन्हीं पर है और इसके लिए एक मेगा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुदेश वर्मा से बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है शोभा ओझा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। अमरजीत कौर हमारे साथ होंगे, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई। प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार। सुबीर भौमिक से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जो ट्रैक करते हैं वेस्ट बंगाल और असम को। गौतम लाहिड़ी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हिलाल अहमद, फेलो सीएसडीएस, जो हमारे लिए थोड़ी नंबर क्रंचिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंड चेक ले लेते हैं कि कोलकाता में कौन से मुद्दे छाए हुए हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हैं और वो आम लोगों से पूछ रहे हैं कि वहां सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। दीपाली, अब सवाल ये है कि क्या परिवर्तन आया है बंगाल के लिए? तमन्ना, इस सवाल का सीधा जवाब हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, पिछले 5 साल में कलकत्ता में आपको किस तरह का बदलाव दिखाई दिया है? बदलाव बोल के कुछ नहीं है, जो पिछली बार था आज भी वही है। सिर्फ चहकदहक है, लोगों को दिखावा है और नेता अपने अपने बातों से खुश रखते हैं पब्लिक को। ऐसे काम धंधे को लेकर के तो बिल्कुल ही नदारत है। ये सरकार, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधा नहीं कुछ हो रहा है, न किसी को नौकरी चाकरी या जीवन यापन का कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। सिर्फ बातों का भरोसा है, बाद बाकी कुछ नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो ममता सरकार ने वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, एजुकेशन होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, नौकरियों को बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है 5 सालों में वो अपने वादों पर खरा उतरी है? उन्होंने प्रयास तो किया है, उतना नहीं, लेकिन तो भी पर मैंने कुछ पर सफलता उनको मिली है। और मैंने केंद्र से उनका अच्छा गठजोड़ नहीं है, जिसके कारण हमको लग रहा है कि कुछ प्रगति में बाधक भी है। अच्छा, अगर हम जो बेसिक सुविधाएं होती है, बिजली, पानी, क्या वो आपको 24 घंटे या आसानी से मिलता है? बिजली पानी में तो पहले की सरकार भी ठीक थी और आज भी जैसा है वैसा चल रहा है ना, और तो इसलिए इसमें तो कोई नयापन हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। युवा होने के नाते आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या चाहती हैं कि कोलकाता में आपके लिहाज से जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए? देखिए, यंगस्टर होने के नाते तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है, हमारे लाइफस्टाइल भी उतनी ही फास्ट होते जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे सुविधाएं भी उतनी ही तेजी से हमें सुविधाएं भी मिले। बट गवर्नमेंट से जैसे एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, गवर्नमेंट हमें उस तरह से हेल्प नहीं कर पाता। तो यही आशा करूंगी कि इस बार अगर हम लोग किसी को वोट दें और उसको उस पद पे रखें तो वो हम लोग की सुविधाओं का ध्यान रखे। क्योंकि मैं तो काफी फेस कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि काफी घंटों इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। तो अभी भी ये हालत क्यों है कोलकाता में, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर स्टडी के मामलों में कॉलेजेस के सरकारी जो काम होते हैं उनमें काफी प्रॉब्लम्स है कि सरकारी कामों में कितने दिन लग जाते हैं। आम जनता बहुत पिस रही है इन सब चीजों के पीछे, तो उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से तमन्ना आपने सुना कि ममता बनर्जी का जो कामकाज है उस पर यहाँ पर स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया है और जो बड़ी मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। जी, शुक्रिया दीपाली पूरी डिटेल्स के लिए। तो दीपाली नंदा वहां पर कोलकाता में लोगों से बात करते हुए, एक और बड़ा मुद्दा जो छाया हुआ है कोलकाता में वो है जो फ्लाईओवर गिरी है बीचों बीच शहर के, वहां पर काफी लोगों की जानें भी गई हैं। उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल ये हो रहा है और उस पर काफी तू मैं भी शुरू हो गई है, पॉलिटिकल स्लैंगिंग मैच भी शुरू हो गई है, वहां पर लोगों की जाने गई हैं। सवाल है कि क्या इसका भी असर पड़ेगा चुनावों में, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन एक आपको साउंड बाइट सुना देते हैं। कोलकाता हादसे पर टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने क्या कहा।
disaster is not a new thing in the city of Kolkata. I give you more or less a report. 23rd March 2010 in Park Street, 27th February 2013, Surjo Sen Street Market Fire. So there are so many occasions where such things happen and these accidents occurred. लेफ्ट पार्टी के टाइम में शुरू हुआ. हमारी पार्टी तो जो लेफ्ट पार्टी ने जो करप्शन, जो घपले घोटाले किए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे. इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट ने प्रपोज किया, आप डिस्पोज कर रहे थे. तो ये जो लेफ्ट का और टीएमसी का करप्शन नेक्सस है वो एक्सपोज हुआ है और इट्स अ क्लियर केस ऑफ द करप्शन. तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा या नहीं, पश्चिम बंगाल पर पहले हम फोकस करते हैं आवाज अड्डा के इस हिस्से में. गौतम लाहिड़ी जी, कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शारदा का स्कैम हुआ, उसके बाद नारदा के टेप्स आए और इस फ्लाईओवर कोलैप्स के पीछे भी करप्शन की अब बातें शुरू होने लगी हैं. क्या करप्शन एक बड़ा इशू है पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा हो ही सकता है, लेकिन ये शारदा वाली इशू पहले भी हो चुका था, लेकिन उसका कोई असर कोई चुनाव में दिखाई नहीं दिया. अभी नारदा जो इशू हुआ वो आपको मैं बता दूं कि बंगाल इतना ज्यादा शहरी राज्य नहीं है, इसलिए शहर में थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन गांव में इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं. गांव का सीट ही 200 से ऊपर है, तो 70 सीट, वो 70 का कम सीट वो भी R1 सीट है. इसलिए ये अपोजिशन पार्टी जरूर इसको बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि जिस मुद्दे लेके अपोजिशन पार्टी को जिस तरह से आगे जाना चाहिए था उतना वो नहीं भी कर पा रहा है. लोगों का समर्थन, लोग मान रहे हैं कि ये मुद्दा है, लेकिन खुद कोई इम्पैक्ट भी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन अचानक आज जो पर्स का पर जो हुआ, जो फ्लाईओवर जो गिर पड़े, डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ सवाल उठा है. ये सवाल को जवाब तृणमूल सरकार को देना पड़ेगा. ये स्वाभाविक है कि बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए जो जिम्मेवार है उसके लिए कार्रवाई भी होना चाहिए. इसका चुनाव का दौरान हुआ है, चुनाव में इम्पैक्ट हो सकता है. ओके. अमरजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये राष्ट्रीय सचिव हैं सीपीआई की. अमरजीत जी, आपको लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं उन्हें भुनाने में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस थोड़ी सी पीछे रह गई? आप लोग साथ में आए भी थोड़ी देर से, टेंटेटिव सी अंडरस्टैंडिंग है, और उस बीच ममता बनर्जी जैसी पर्सनालिटी की टक्कर के लिए आपके यहाँ कोई नहीं है? ये कहना तो गलत होगा. इतने वर्षों तक राज किया और आप ये कहें कि कोई टक्कर में नहीं है, ये कहना तो गलत होगा. पर बात ये है कि जो आपने लोगों की इंटरव्यू दिखाए और जो आपकी कमेंट्री में आपने शारदा नारदा के मामलों की बात की और अब ये पुल की बात की, तो प्रश्न तो हैं लोगों के, बिजली के, पानी के, जैसा आपने लोगों से सुना, रोजगार के भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, वो भी आपने लोगों से सुना. ये भी सुना कि कुछ बदलाव उनको नजर नहीं आया. ये भी आपने सुना कि वायदे तो बहुत किए थे. तो लाजमी बात है कि ममता सरकार के सामने इनकम्बेंसी फैक्टर एक भयंकर फैक्टर है जो आम जनता के बीच में है. ये कहना सही नहीं होगा कि करप्शन का मामला उठा है तो सिर्फ शहरों तक सीमित रहेगा. अब तो टेलीविजन घर घर के अंदर है, गांव गांव के अंदर भी है, हालांकि बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होगा, लेकिन मेजर परसेंटेज में है. तो जो भी स्टोरी चलती है चैनल्स के ऊपर वो गांव में भी जाती है, शहर में भी रहती है. हर चीज, चाहे वो चिटफंड का मामला शारदा का था या नारदा का था या ये पुल का है, ये सारे मामले सब जगह के ऊपर जाएंगे. इसलिए करप्शन तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भी रहेंगे. और उसके साथ साथ मैं जो समझती हूँ जो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ उठ के सामने आया है, जो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, जो बहुत ज्यादा इस तरीके की बात है कि विरोधी पार्टियों को काम नहीं करने देना, उनकी यूनियनों के दफ्तरों को चलने नहीं देना, पार्टियों के दफ्तरों को चलने नहीं देना, आंदोलनों को लाठी और गोली से कुचलना, ये जो एक एंटी डेमोक्रेटिक चेहरा टीएमसी की सरकार का दिखा है, इसी ने विरोध पक्ष को यूनाइट करने में एक रोल अदा किया है. और ये
आम जनमानस के अंदर एक भावना है। ओके, सुधीर भौमिक जी, मुद्दे बहुत सारे हैं उन मुद्दों को लेके। सुधीर भौमिक जी, यहाँ कोalition की अगर बात करें, लेफ्ट और कांग्रेस की जो कोalition है वो ग्रासरूट लेवल्स पर आपको कितनी स्ट्रांग नजर आती है? और एक तरफ करप्शन का मुद्दा, और गौतम लाड़ी जी कह रहे हैं कि गांव में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें जो एक पूरा वहां पर नारा बन चुका था, दूध तो के चार, मतलब 2 रुपए किलो में चावल मिलता है, ऐसी चीजें जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती हैं ममता बनर्जी, वो चीजें क्या मायने रखेंगी इस चुनाव में? नहीं, देखिए, यहां 3-4 चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। चुनाव का जहां तक सवाल है और ये भ्रष्टाचार का जो इशू है, मैं गौतम लाहिरी जी के साथ में सहमत नहीं हूं कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ शहर में होगा, क्योंकि ये एक विजुअल मैसेज गया है। अब आप अखबारों में आपने बड़ा कांड छाप दिया कि क्या है नहीं है, कौन कंपनी से क्या लिया गया, ये गांव का आदमी नहीं समझता है। बट विजुअली जहां रुपया लेते हुए दिखाया गया है, मैं अमरजीत जी के साथ सहमत हूं कि ये विजुअल मैसेज जो है ये बराबर गांव तक पहुंचा है। और एक और चीज है, शारदा का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ था क्योंकि लोगों में जिनको नुकसान हुआ, एक एक्सपेक्टेशन था कि किसी जगह 2-4 साल के अंदर हमें पैसा वापस मिलेगा। आज ये सवाल उठने को लगा है कि दीदी ने वायदा तो किया था पैसा मिल जाएगा लोगों को, खासतौर से गरीब तबके के जो लोग हैं, वैसा नहीं हुआ। तो ये फेल्ड एक्सपेक्टेशन वाला एक चीज जो है ये ममता के ऊपर आएगा। जहां तक आपने कोalition का सवाल किया, ये कोalition थोड़ा पहले अगर सेट होता, प्रकाश कराट जी जैसे लोगों को थोड़ा पहले अगर एहसास होता तो ये बेहतर होता, क्योंकि अलायंस एक होता है, सीट शेयरिंग होता है, ये सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। बट ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि जहां जहां कांग्रेस और सीपीएम के लीडर एक साथ मिलकर रैली वगैरह कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले भी जहां उनको 10 आदमी नहीं मिलता था, वहां 500-600 लोग का जुलूस निकल रहा है। जहां उनको 200 लोग नहीं मिलता था, वहां 2000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये जरूर है, जो अमरजीत जी ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तृणमूल का गुंडागर्दी, ये जो रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग वाला हिसाब है, जो कि खुला आम ये लोग करते हैं, इसको सीपीएम के जमाने में भी होता था, बट सीपीएम के जमाने में साइंटिफिक रिगिंग होता था। अब जो है अनसाइंटिफिक एंड ब्रूटल डेमोन्स्ट्रेटिव रिगिंग होता है। इसको रोकने में अगर कामयाब नहीं होते हैं अलायंस, तो फिर नतीजा ठीक नहीं आएगा। यानी कि इलेक्शन सही तौर से अगर होता है और सीपीएम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अगर तृणमूल का गुंडागर्दी को रोक सकते हैं, फिर उनको अच्छा नतीजा आज के तारीख में भी मिलेगा। 2-4 सर्वे आ चुके हैं जहां दिखाई दे रहा है कि तृणमूल सिर्फ 1 परसेंटेज पॉइंट से अभी आगे है। अब ओपिनियन पोल्स, इस पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, बट इतना जरूर है। ओपिनियन पोल्स का बेसिस हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रभु चावला जी, जो ज्यादातर एक अग्रीमेंट हो रही है कि ममता बनर्जी की पोजीशन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना वो चाहती थी। एक थ्रेट तो है, लेकिन जितनी देरी लग गई अलायंस में, कि क्या उसका असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव जब होता है तो थ्रेट तो होता ही है ना, उसमें एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा, ये सच है। तो चुनाव इटसेल्फ इज ए चैलेंज कि जब चुनाव में जा रहे हैं तो मैंडेट सीख करने के लिए जा रहे हैं, मैं किसी को हटाने के लिए जा रहे हैं। और मुद्दे जो आपने अभी तक मैंने सुने हैं, जो दिखाए गए हैं, कोई नए मुद्दे इसमें आए नहीं है। ये कभी पुल गिर गया, एक मुद्दा बन सकता है, तो क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक आ रहा है, वहां पर करप्शन का इशू कभी लोकल इलेक्शन में होता नहीं है। अभी कोई कह रहे थे कि विजुअल जैसे दिखाया गया उसकी वजह से बड़ा असर होगा। मेरे को याद है 2008 के अंदर इतना नोटों के बंडल पार्लियामेंट के अंदर दिखाए गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सीटें 140 से बढ़कर के 200 हो गई। तो ये करप्शन हमेशा पिछले 30 सालों से चल रहा है। और बिजली पानी की जो बात उठा रहे हैं, जो 35 साल तक सरकार रही वहां पर, वो 35 साल के अंदर बिजली नहीं प्रोवाइड कर पाई। हम ममता जी से एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल के अंदर बिजली प्रोवाइड कर दे। 35 साल के अंदर कांग्रेस और सीपीआई के लोग एक दूसरे के साथ खून की खोलियां खेलते रहे। आज मिलकर के आप वोट मांगने जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है? ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स देश के अंदर जो हो रही है, पीडीपी के साथ बीजेपी, कांग्रेस के साथ सीपीएम, किसी और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस, ये जो हो रहा है कि किसी को हराने के जो अलायंसेस किए जा रहे हैं,
ये आइडियोलॉजिकल अलायंसेज कहीं भी नहीं हो रहा है। ये हो रहे हैं कि कन्वीनियंस के अलायंसेज हो रहे हैं कि मेरे को इसको हराना है, इसके लिए मेरे को कुछ भी करना है, मैं तैयार हूंगा। बिहार में कोशिश की गई, वहां पर वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, परंतु वो कास्ट बेस्ड एनालिसिस था और लोकल कैंडिडेट कोई उनके पास थे नहीं। मेरे को लगता है कि अभी भी ममता बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल लाइफस्टाइल नहीं बदला। जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर का हो जाता, जैसे मार्क्सिस्ट चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो कॉर्पोरेट लोगों के साथ ज्यादा रहते थे। फिर अगले जो उनकी सेकंड टर्म आई थी उसके अंदर हमेशा सीआईआई की मीटिंग में, फिकी की मीटिंग में कभी कहां जा रहे थे, जो ज्योतिबत्ती नहीं करते थे। तो सीपीएम का कैरेक्टर बदल गया था, फिर लोगों ने हटाना शुरू किया। ममता बनर्जी की अपनी पर्सनल इमेज अभी भी क्लीन है, उनकी पार्टी की करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, परंतु वो देखते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम आइडियोलॉजिकल कंपेनियन बन रहे हैं और लड़ाई करते रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी वहां पर बहुत कम है। और बीजेपी अपने आप को उतना स्कोर नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पास लोकल लीडर्स अभी तक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, सीपीएम जमी हुई है, और बीजेपी की यही है कि वहां पर एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसका नुकसान उनको होने वाला है। तो बीजेपी वहां पर अभी एक थर्ड रनर है, वहां पर इम्पैक्ट नहीं कर पाए। पोलराइजेशन होगा, क्रूशियल सवाल है प्रभु चावला जी, और उस पर हम आते हैं। उसको वो एक क्रूशियल सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की करीब 17% वोट शेयर थी। अब क्या रहेगी, वो एक बड़ा सवाल है। क्या वो टेक ऑन कर पाए, क्या जानबूझकर थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, ये भी एक थ्योरी चल रही है। लेकिन हिलाल, नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 27% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल का, वो किसके साथ है इस बार? देखिए, अभी जो हम लोगों के पिछले 5 जी सवाल मुझसे है तमन्ना जी, हिलाल अहमद से सवाल। जी पिछले 2 चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें, 2014 के लोकसभा चुनाव का और उससे पहले विधानसभा चुनाव का, उसमें एक सीधा सा जो मुस्लिम मतदाता का रुझान था, वो पहले 2011 में तो काफी हद तक वो लेफ्ट की तरफ था, लेकिन बाद में 2014 में वो काफी हद तक तृणमूल की तरफ खिसकता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से पूरे बंगाल में खासतौर से माइनॉरिटी स्कीम्स को लेकर, वक्फ को लेकर, माइनॉरिटी स्कीम्स को लेकर, और जो खासतौर से मालदा की घटनाओं में जिस तरीके से डील किया उन्होंने, उससे एक खास तरीके से उन्होंने जो एक इलीट है मुसलमानों का, उसको अपनी तरफ तो उन्होंने निसंदेह अपने साथ मिलाया है। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ एक बात और जो जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो हम सर्वेक्षण करते हैं वो केवल इस तरह नहीं करते कि आप मुसलमान हैं। हम अगर उसको जाति और वर्ग के आधार पर बांट कर देखें तो एक और बहुत दिलचस्प बात नजर आती है कि जो ऊंचे वर्ग का है, यानी जो अमीर मुसलमान है, वो अभी भी लेफ्ट के साथ है, और जो सबसे नीचे तबके वाला मुसलमान है वो लेफ्ट के साथ है। लेकिन जो बीच का मुसलमान है वो जो है वो तृणमूल की तरफ खिसका है पिछले 2 चुनाव में। ओके, अब आते हैं बीजेपी के नेता के पास। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। सुदेश वर्मा जी, क्या एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रही है बंगाल में? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी लोकसभा के आपके शोइंग के बाद कि यहां पर अच्छा खासा होगा, और हम प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन जो बिल्कुल एक कार्पेट बॉम्बिंग जैसे आप लोग चुनाव लड़ते हैं, उतना जोश नहीं नजर आया इस बार। आप भी ये मानेंगे? देखिए, जोश तो है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर मैं बोल दूं कि हम लोग मेन फोर्स हैं तो सही नहीं होगा। आपको पता है कि ममता जी के प्रति जो एक भ्रम था लोगों का, एक जो माया था, वो टूटा है लोगों का। ममता के प्रति जो प्यार था वो टूटा है लोगों का, क्योंकि करप्शन केसेस, शारदा स्कैम और बाकी बहुत से जो मंत्री हैं, जिस तरह की उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उससे भी तो। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या था? अल्टरनेटिव अगर सीपीएम कांग्रेस है तो क्या लोग उस अल्टरनेटिव को चुनेंगे, या बीजेपी को भी एक अल्टरनेटिव के रूप में देखना चाहेंगी? और हो सकता है कि हमें इसका फायदा मिले कुछ सीटों पर। हम तो अपने इम्प्रूव ही करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेक्स बहुत ज्यादा वहां नहीं था, तो हम वहां इम्प्रूव ही करने वाले हैं। और ये देखना है कि लोग हमें सत्ता के नजदीक कितना लाते हैं या न लाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ममता और लेफ्ट
के बीच में जो वैक्यूम हुआ है, शायद इसको कैप्चर करने के लिए हमने उतनी बड़ी मशीनरी नहीं तैयार कर पाए। नहीं, चूंकि आप मान रहे हैं फ्रैंकली सुदेश जी कि आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है बंगाल में, और ये हकीकत है, सब जानते हैं। आपके मुताबिक, क्योंकि आप फील्ड से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन आगे नजर आ रहा है टीएमसी और लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस कंबाइन के बीच में? देखिए, हम तो अपने बारे में ही बोलेंगे, और हम जब लड़ाई में गए हैं, लड़ाई में हम पूरी ताकत से जाएंगे। भले ही लोगों के बीच में जाकर हम देखेंगे कि लोग हमें 17% वोट जैसा आपने बताया लोकसभा में आया है, तो क्या हम इम्प्रूव कर पाते हैं, और लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ा होगा, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट के प्लैंक पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है और हम डेवलपमेंट ही मुद्दा रखे हैं। तो हो सकता है कि लोगों को दोनों अलायंसेस से एक क्षुब्ध हो जाएं लोग, और उसके बाद हमें भी एक मौका देने का कोशिश करें। नहीं, बीजेपी के लिए वैसे जैसे प्रभु चावला जी कह रहे थे, स्टेक्स बहुत कम है, गेन ही गेन है, लूज करने को वैसे है ही नहीं, क्योंकि उनको अगर खाता खोलने का ही मौका मिल जाए तो वो बड़ी बात है। अब कांग्रेस पे आते हैं, और शोभा उदय जी, बीजेपी का धन्यवाद इस बात के लिए तो करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि बीजेपी को देखकर लेफ्ट फ्रंट ने कहा कि चलो कांग्रेस से हाथ मिला ही लेते हैं, क्योंकि वैसे उनका एक स्टेटेड पोजीशन था कि वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी को बाहर रखने के लिए और टीएमसी को टक्कर देने के लिए उन्होंने हाथ मिला ही लिया। देखिए, ये कहना गलत है। यूपीए 1 में भी लेफ्ट हमारा अलायंस पार्टनर था, तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से डर के, भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में उन्हीं के प्रवक्ता कह चुके हैं कि बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। लोकसभा को छोड़ दीजिए, लोकसभा एक अलग पृष्ठभूमि में लड़ा गया था, पर जहां तक वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार की बात है, तो एक भ्रम जो था कि ममता बनर्जी आके बहुत अच्छी एक सरकार देगी, उन्होंने वादा किया था, और महिलाओं को बड़ी तादाद में उनके वादों पे विश्वास हुआ था। जो ममता बनर्जी हर मसले पर सड़क पर उतर के लड़ती नजर आती थी विपक्ष के रूप में, वहीं सत्ता में आने के बाद वो चाहे विमेन एट्रोसिटी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या तमाम दूसरे वादे जो उन्होंने वेस्ट बंगाल के युवकों से रोजगार की बात कही हो, या जनता से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही हो, और करप्शन के खिलाफ जो इतना बोलती आई थी, उन तमाम मुद्दों पे ममता बनर्जी की 5 साल की सरकार फेल नजर आई। और जिसे कहना चाहिए एक जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका है। महिलाओं को भी जो आशा थी कि कहीं न कहीं क्राइम रेट कम होगा, वहीं देखा कि रेप जैसे इश्यूज पे भी ममता बनर्जी जी का जो एक नजरिया रहता था उसको भी वो झूठ बताती थी। जी, अमरजीत जी इसमें ऐड करना चाहती है। जी अमरजीत, वोट डलेंगे इन सब मुद्दों पे। जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि लेखकों में और नाटककारों में और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स में, इवन पत्रकारों में जो झुकाव ममता बनर्जी के प्रति था पिछली चुनावों के अंदर, वो सारा भ्रम टूटा जब लेखकों पे हमले हुए, जर्नलिस्टों को अरेस्ट करने की बात की, जो कार्टूनिस्ट है उनको अरेस्ट किया गया, कोई भी कुछ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के बंद किया गया। महिला होने के बावजूद महिलाओं के प्रश्न के ऊपर अजीब से उन्होंने दिए। तो ये एक परिवर्तन आप देखिए कि एक तो वो बात है ही कि उनपे बहुत उम्मीद जताई गई थी, दूसरी ये है कि उम्मीद टूटी है, तीसरी ये है कि जो बुद्धिजीवी उनके साथ खड़ा हुआ बहुत उनसे पीछे हटा, और चौथी बात ये है खुद सादे रहने से काफी नहीं होता है। अगर आप करप्शन में, घोटालों में कंट्रोल नहीं करते और वो उसी तरीके से चला जाता है, तो आप स्वयं जिंदगी में कैसे भी हो, लेकिन आप जिस गवर्नेंस को कर रहे हैं या जिन मंत्रियों को आप लीड कर रहे हैं, उनका रोल अदा होता है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी और लेफ्ट के दोनों प्रतिनिधि हमारे डिबेट पर हैं, और जाहिर सी बात है वो अपने उनको अपने पक्ष की बात कहेंगे। जब जी टीएमसी रिफ्यूज टू कम, टीएमसी ने बात करने से मना किया है, और शायद वो इस वक्त दबाव में भी है। कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स के बाद वो सोच रहे कि क्या कहें, और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे अगर बयान करने लगे तो और मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन गौतम लाहिड़ी, एक ऑनेस्ट असेसमेंट आपका, क्योंकि पॉलिटिक्स में और इलेक्शन के पहले बातचीत तो बड़ी बड़ी होती ही है, क्या उतना खतरा है ममता बनर्जी के इस सरकार को और ममता बनर्जी को? क्या हम एक पूरी तरह से एक अपसेट देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्रभु चावला जी जो कहा उस पर सहमत होते हुए मैं वो बात को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट क्या है। बंगाल में अब भले ही अब बड़े कोई उद्योग नहीं देखा है, ये सच बात है, बट आप गांव में जाएंगे, बाकी शहर से दूर जाएंगे, इवन शहर में भी आप जो दिखाई देता है डेवलपमेंट दिखना चाहिए। लोगों को देख रहा है कि नहीं, तो लोग देख रहे हैं कि सड़कें बने हैं, पुल बने हैं, बिजली मिल रहा है, लोगों के पास आपने पहले ही कहा 2 रुपया किलो चावल जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो गांव में जो हो रहा है, गरीब लोगों का परिवार में हर लड़की को वो पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा है सरकार की तरफ से। भले ही इसको आलोचना हो सकता है कि सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी जरूरत है कि नहीं, लेकिन ये एक वोट बैंक जो ममता ने प्लानफुली 5 साल में बनाया, वो वोट बैंक को देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज लड़की अब साइकिल लेके स्कूल जा रहे हैं। ये जो बात है, गांव में लोगों को खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत अब बड़े काम नहीं हुआ है, लेकिन छोटे काम बहुत हो रहा है, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है। ममता जी खास वो पता है कि उन्होंने उनका अपना जो जमीन का जो नीति है उसके कारण वो बड़े उद्योग नहीं कर सकते, एसीजेट के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने पता है कि वोट बैंक लाने के लिए जो किया है इसको समझना पड़ेगा, इसलिए कोई खतरा मुझे तो दिखाई नहीं देता है। एक ऑब्जेक्टिव बात बता रहे हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कि ऑन ग्राउंड काम हुआ है, रूरल एरियाज में हुआ है। देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के कुछ प्रयास वेलफेयर स्कीम्स में नहीं किए होंगे, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि उनका वोट का आधार किसका है। अगर ये मान भी लें कि ये एक साथ चलने की जो प्रोसेस है, चुनाव के अंदर देरी भी हुई तो अभी भी देरी नहीं है, 6 चरण है चुनाव में, और ये दिखाई तब देता है जब नीचे ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स यूनाइटेडली मूव करने लगते हैं तो वो पिकअप करने लगता है। तो उस हिसाब से ममता जी का वोट बैंक गिरा है, डिस्पाइट कि उन्होंने अपने कुछ वोट बैंक को थ्रू वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन फैक्ट्री बंद हो रही है। आपको एक ने कहा इंटरव्यू के दौरान, जो आपने आपके वहां पर वक्ता हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। आपको मानना पड़ेगा कि ये सारी शिकायतें लेफ्ट से भी रही हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट की पॉलिसी कुछ बहुत ही अलग थी। जी सुधीर भौमिक इसमें आना चाह रहे थे। मैं इनकार ही नहीं कर रही हूँ, मैं इनकार ही नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं एक चीज साफ साफ कहता हूँ, सजा भी दी, ये सजा दी, लोगों ने जो गलतियां हुई उसकी सजा दी। और एक चीज मैं सीधा कहना चाहता हूँ, लोग सेटिस्फाइड थे, वो बार बार जिताए प्रोजेक्ट। जी 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 भौमिक जी, वो वेलफेयर प्रोजेक्ट जो यहाँ कहाँ हैं वो थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो बहुत। जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं सुधीर भौमिक जी, अमरजीत जी उनको सुन लेते हैं। जी सुधीर। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है। ओके, अरे साहब, थोड़ा हमारा भी जमीनी हालत सुनिए ना हमसे। हाँ, एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, मैं 3 पॉइंट फटाफट बोलूंगा। एक नंबर वो एक जो है वो ये कि यहां वहां छोटा मोटा सेल्फ हेल्प, ये पॉपुलिस्ट जो मेजर है 2 रुपए वाला चावल, ये सब वोट बैंक सीमेंटिंग का काम जो थोड़ा बहुत उन्होंने किया है। बट ये मेजर प्रॉब्लम जो बंगाल का है अनएम्प्लॉयमेंट, और वो अनएम्प्लॉयमेंट जब तक बड़ा उद्योग नहीं आता है वो नहीं होने वाला। इस दिशा में कोई भी यहां बोले कि बुद्धदेव का लाइन गलत था, मैं उससे सहमत नहीं हूंगा। ही हैड सीन दिस होल थिंग। उनको ये एहसास हुआ था बहुत साल लेफ्ट फ्रंट चलने के बाद कि साहब आपने ऑपरेशन बरगा कर लिया, आपने अच्छी तरह से लैंड रिफॉर्म्स कर लिया, बट जो मेन प्रॉब्लम है गांव का लड़का को भी नौकरी चाहिए, तो वहां उद्योग लगना पड़ेगा। उद्योग का रास्ता जो इन्होंने बंद कर दिया है, इससे सिर्फ इम्पैक्ट मध्यवित्त जो मिडिल क्लास उस पर नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे बंगाली सब बाहर जा रहे हैं। बैंगलोर में 12 लाख बंगाली वहां काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? आईटी में। क्यों यहाँ आईटी नहीं आ रहा है? मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, ये तटवर्ती राज्य है, यहाँ आईटी का 3rd गेटवे नहीं बना। त्रिपुरा में मानिक सरकार ने बांग्लादेश के साथ हिसाब ठीक ठाक करके
IT का 3rd इंटरनेट गेटवे अगर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें एक चीज और है, चावल और के बारे में एक चीज सुन लीजिए। जी भौमिक जी, क्योंकि मुझे छोटा सा और फिर हम असम की बात करेंगे, तो प्लीज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूंगी। आप सही कह रहे हैं कि सस्ते चावल और वेलफेयर स्कीम्स के आगे जो अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी की बड़ी जरूरत है, क्या वो एड्रेस हो रही है पश्चिम बंगाल में? और फिर जो वोटर है वो सोचेगा क्या ये प्रॉब्लम लेफ्ट और कांग्रेस हमारे लिए सॉल्व करने वाली है या नहीं? ये शायद सवाल होगा मन में अपना फाइनल डिसीजन लेते हुए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बड़ी समस्या असम में भी है, और वो शायद एक समस्या है जिसके बारे में कोई बड़ी पार्टी बात नहीं कर रहा है। घुसपैठियों पर लगी हुई है बीजेपी, और क्या ये काम आएगा? तरुण गोगोई अपनी गद्दी बचाएंगे या नहीं? इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। 2016 का चुनावी संग्राम शुरू होगा 4 अप्रैल से, और शुरुआत में असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। अब असम की थोड़ी बात करते हैं, जहां तरुण गोगोई की गद्दी पर खतरे की तलवार मंडरा रही है। ये बड़ा सवाल है, क्या वो अपनी गद्दी बचा पाएंगे? क्या चौथी बार वो मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे? और कौन से सबसे बड़े इश्यूज हैं असम में? क्या वहां पर वोट की पोलराइजेशन होगी, ध्रुवीकरण होगी? याद कीजिए कि 34% मुसलमान वोट है असम में, कोई भी राज्य से सबसे ज्यादा, और बीजेपी ने इलीगल इमिग्रेंट्स यानी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा उठाया है। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी को जिसकी चिंता होनी चाहिए कि उनके कुछ बड़े नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने दल बदल दिए हैं और अब वो बीजेपी के साथ है। हेमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल की कंबाइन, उसकी जोड़ी कितना खतरा है तरुण गोगोई के लिए, कितना डैमेज करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है शोभा ओझा। और इस बीच आप लोगों ने कोई वैसे अलायंस और टाइप्स किए भी नहीं है। AIUDF से टाइप एक ऑप्शन था आपके पास। देखिए, जहां तक असम का सवाल है, असम में कांग्रेस पार्टी ने जनहितकारी इतने कार्यक्रम करे, एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा। कुल मिला के असम में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, तभी लगातार कांग्रेस वहां जीतती आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ही कुछ नेताओं को तोड़ के अगर ये सोच रही है कि पोलराइजेशन के सहारे वो सरकार बना लेगी, तो बहुत गलतफहमी में है। क्योंकि जहां तक वहां कांग्रेस के जो करे हुए काम पे वोट डलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल लेवल पे भी जो केवल 2 साल में जो डिटेरियोरेशन हुआ, जो इमेज में जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे जनता को, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे ब्लैक मनी वापस लाने के मामले में हो, चाहे अच्छे दिन का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा, उन तमाम मुद्दों पर नेशनली भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। तो मैं कोई कारण नहीं देख रही हूं जहां आसाम की जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी वादों पर भरोसा करके उनको चुनेगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सुदेश वर्मा जी काम है, एक तरफ खोखले वादे हैं। सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी को रिस्पॉन्स का मौका दीजिए, बजाय सुदेश वर्मा जी को रिस्पॉन्स का मौका दीजिए। और सुदेश वर्मा जी रिस्पॉन्ड तो करेंगे, लेकिन उनसे मेरा ये सवाल है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो आपने अपनाई है असम में, वो रिस्की है, और इसकी इसलिए है क्योंकि वहां पर अगर आपको हार मिली तो फिर से ये सवाल होगा कि आप यही प्लेटफॉर्म क्यों उठाते हैं बार बार। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, हार और जीत से परे वो मुद्दे रहेंगे। जो आज आपको कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही हैं, यही बातों को बताया गया था लोकसभा चुनाव के पहले। आपको याद होगा जब नौवा डूबता है ना, नाव डूबता है जब, तो उसमें से लोग जो है नाव को छोड़कर भागते हैं। यही लोकसभा के समय हुआ था। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ आए थे, लेकिन उन सबको एनडीए के प्लेटफॉर्म से जीत हासिल हुई। और यही असम में भी होने जा रहा है, क्योंकि असम में लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि कांग्रेस डिलीवरेंस की पार्टी नहीं हो सकती। और हमारा जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, वो कांग्रेस का एक और विकेट
असम में आपको गिरता हुआ दिखेगा और बाकी जगह भी कांग्रेस का सफाया तो हो ही रहा है। आप जब एनालाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम बहुत स्ट्रांग हैं, आपके सर्वेज भी बता रहे हैं, जो लोग वहां जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं, और हमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है ये एक पार्टी है जो डिलीवरी की बात करती है। नहीं, लेकिन आप सिर्फ अगर डिलीवरी की बात करते तो वो अलग बात होती। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के मैं कोट्स पढ़ रही हूं जहां वो कह रहे हैं कि 1971 के पहले भी जो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आए हैं, मुसलमान आए हैं, उनका वोट हटा देना चाहिए। सोनोवाल जी ने भी कहा है कि वोट्स हटा देना चाहिए। वो करीब 10% पॉपुलेशन के वोट्स हटाने की बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स हटाने की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए जी, आपको ये पता होना चाहिए कि माइग्रेंट इशू बहुत पुराना इशू है असम का, ये नया नहीं है। हमारा बहुत पुराना स्टैंड रहा है कि जो लोग बाहर से आए हैं घुसपैठियों के रूप में, उन्हें वापस भेजने की जरूरत है। ये स्टैंड भारत का स्टैंड है, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है। नहीं, एक देशवासियों के फेवर का स्टैंड है ये। जी, शोभा ओझा का क्विक रिस्पांस आसामियों का स्टैंड है। भौमिक के पास जाएंगे एनालिसिस के लिए। जी, शोभा ओझा। जी, जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का इनका सपना ये पूरा करेंगे, तो वो तो देख ही रहे हैं किस तरह से एन केन प्रकार ये कांग्रेस मुक्त करना चाह रहे हैं। चाहे अरुणाचल प्रदेश में हमने वो देखा, अभी उत्तराखंड में देखा, उसमें डाइवर्ट ना करें। देखिए, आसाम को वैसे भी बात नहीं आ रही है, खुद ही काफी है उसके लिए। नहीं, उसमें डाइवर्ट ना करें, आप खुद ही काफी है। नहीं, उसमें डाइवर्ट ना करें। उसमें उसी को आसाम एक ऐसा स्टेट है, ये अपने आप में दिखाता है कि असम एक ऐसा राज्य है जिस पर वैसे ही कम फोकस रहता है नेशनल मीडिया का। पर ये कैसे फोकस रहता है नेशनल मीडिया का, और आप इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर भी आप दूसरे स्टेट की बात करें। चलिए प्रभु चावला जी के पास आते हैं। प्रभु चावला जी, जो एक तरह से डिल्यूज निकली है कांग्रेस पार्टी से पिछले कुछ महीने से, मैं कहूंगी पिछले एक साल से, एक एक करके लोग निकलते गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये सबसे बड़ी वीकनेस होगी उनके लिए इस चुनाव के पहले। समय थोड़ा दे दीजिए करिए, क्योंकि इसमें अब पॉलिटिशियन की लड़ाई करा रहे हैं, मजा आता है टीवी में उसके देखने के लिए। मैं इतने दिन से 40 मिनट से बैठा हूं, अभी टाइम मिला है मेरे को थोड़ा सा। पर एक बात बता दूं, असम के अंदर असम के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर बीजेपी की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है। क्योंकि बिहार हारने के बाद, दिल्ली हारने के बाद चुनाव उनको जीतना है। पार्लियामेंट का बार बार ये लोग वोट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मोदी के व्यक्तित्व के ऊपर वोट मिला था, मोदी के नाम पे वोट मिला था, मोदी के विकास के नारे के ऊपर वोट मिला था। अब जो है धरती की लड़ाई हो रही है, जहां लोकल नेता लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, अभी सुदेश शर्मा बात भी कर रहे थे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकारें तोड़ करके कांग्रेस मुक्त भारत कर लेंगे। अगर सरकारें तोड़ने का आपका सपना है, उसे ये लगता है कि आप जनता में विश्वास आपका कम होता चला जा रहा है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आपने कोशिश की। नहीं, आप सुनिए, बात बोलने दीजिए। मैं जब बोल रहे थे आप नहीं बोल रहे थे। तो आपने कोशिश वहां असम में की, परंतु वहां पर बीजेपी के पास एमएलए टूट के हेमंत ला नहीं सके जितना उन्होंने वायदा किया था। जिस तरह से हम पत्रकारों को बताया गया था कि अभी इतने 20 लोग छोड़ के आ जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगी, वहां नहीं कर पाए। जबकि अरुणाचल में आपने जता के जिस तरह से किया, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आएगी तब पता लगेगा कि क्या हुआ वहां पर। उत्तराखंड में जो किया सबके सामने है, क्योंकि आप एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसकी अभी धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं। उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। कांग्रेस की अपनी वीकनेस है, उनकी लीडरशिप की वीकनेस है, वो अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आपको कहना कि हम मैंडेट लेकर के जीत के आएंगे, तब समझ में आती है बात। असम एक ऐसा प्रदेश है जहां आपने सारा जोर लगा लिया, उसके बावजूद भी आप वहां पर सरकार नहीं माइनॉरिटी में ला सके। और जब आपने एमपी खड़ा किया राज्यसभा के अंदर, वहां पर भी आपको लास्ट मून पे लगा कि आपका कैंडिडेट नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के एमएलए को अभी भी लगता है कि कांग्रेस वहां पर जीत रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो वहां पर कहते हैं, परंतु कांग्रेस के एमएलए जब नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव के ईव पर, क्योंकि पार्टी के अंदर कांग्रेस के एमएलए या किसी पार्टी के, पर्टिकुलरली कांग्रेस के जो हैं या बीजेपी अंदर सारे डिफेक्टर कांग्रेस से आए हुए हैं, वो हमेशा फसली बटेरों की तरह काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो सिंकिंग शिप की जगह छोड़ के आपके पास आ गए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीत रहे जा रहे, पर माइनॉरिटी वोट तो 34% वहां पर है।
परंतु वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर तरुण गोगोई की इमेज अभी भी बेटर है कि वो डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि 80 साल की उम्र होने वाली या हो गई है उनकी, उसके ऊपर लोगों का विश्वास, आपके जो कैंडिडेट खड़े किए सोनावाल यंग हैं, हैंडसम हैं, एग्रेसिव हैं, परंतु उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी जल्दी बनेगी कि नहीं लगेगी, मेरे को लगता नहीं है। तो वहां पर्सनैलिटी क्लैश जो आपने बना लिया सोनावाल वर्सेस तरुण गोगोई, उसके अंदर पोलराइजेशन जो करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए को अभी भी लगता है कि जीत कांग्रेस की होगी, एडवांटेज कांग्रेस होगा। ये डिफेक्शन जो आप अरुणाचल में करा पाए, उत्तराखंड में करा पाए, वहां फेल हो गए, इसके ऊपर आपको सोचना होगा। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मैं आती हूँ आपके पास सुदेश वर्मा जी, लेकिन मैं एक छोटा सा रिजॉइंडर मेरा बनता है विनी, आपको पूरा वक्त मिलेगा, लेकिन आई थिंक जो दूसरे एनालिस्ट हैं उनको अपना असम पर व्यू तो देने दीजिए, क्योंकि 2-3 प्रभु चावला जी ने हमें ही टारगेट किया। आप की प्लेयर्स जो हैं उन पर ही टिप्पणी होगी, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मौका मिलेगा। लेकिन सुधीर भौमिक तो हमें भी मौका दे दीजिए उसको जवाब देने का। बिल्कुल सुधीर भौमिक जी, जो एज की बात की और जो पर्सनालिटी की बात की प्रभु चावला ने, क्योंकि तरुण गोगोई की उम्र की बात खुद प्रधानमंत्री ने भी की थी जब वो वहां पर गए थे एक रैली में। उन्होंने कहा था कि करीब 90 साल की उनकी उम्र हो गई है। तरुण गोगोई ने उस पर जवाब भी दिया था। क्या वो कहीं से भी एक फैक्टर है कि एक यूथफुल लीडर चाहेंगे असम के लोग, उनको विकास की उम्मीदें हैं, या तरुण गोगोई अभी भी स्ट्रांग है वहां पर? देखिए, तरुण गोगोई ने जो सबसे बड़ा काम असम में किया है वो अल्फा और ये जो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम, इसको टैकल किया। जो असम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये उन्होंने टैकल किया है। और यहां क्या हो रहा है, जब तरुण गोगोई जी का सरकार असम में एक्शन किया है, तब बीजेपी ने वहां आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु को भेज दिया परेश बरुआ के साथ बातचीत, जैसे वैदिक साहब को भेजा गया वहां हफीज सईद के साथ बात करने में। तो ये सब कुछ चीज हुआ है, इसमें तरुण गोगोई जी का आगे है। सबसे बड़ा इशू यहां ये है कि बीजेपी ने, आप लोग हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर कह रहे हो, वो सबसे बड़ा लायबिलिटी बीजेपी के लिए बनेगा। आज जो आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर, 2 साल पहले कांग्रेस में जब था इसका उल्टा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो क्या क्रेडिबिलिटी है हेमंत बिश्व का। दूसरा बात ये याद रखिए, वो बीजेपी में नंबर 1 बनने के लिए गया है, इसलिए गया है कि यहां कांग्रेस में वो नंबर 1 नहीं बन पाया। वहां आपने सोनोवाल को प्रोजेक्ट किया। सोनोवाल इज ए स्ट्रांग लीडर। सोनोवाल वहां जातीय वीर बोला जाता है असम में उनको, क्योंकि ये IMDT एक्ट जो कि घुसपैठ के पक्ष में था, उसके खिलाफ उसने लीगल चैलेंज किया। बट बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि बिहार में सुशील मोदी साहब एक अच्छा लोकल फेस थे, प्रोजेक्ट नहीं किया। बंगाल में उनका कोई लोकल फेस है नहीं, इसलिए द्रौपदी वगैरह को लेकर भाग दौड़ हो रहा है। और असम में जो उनका एक डिसाइसिव लोकल फेस था, उसके लिए एक नया परेशानी खड़ा कर दिया कि बर्जर जैसे स्कैम, शारदा जैसे स्कैम में फंसा हुआ आदमी, उसको लेके आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो और आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस की नाकामियत, तो आदमी इसको सुनने वाला नहीं है। दूसरा बात यह है कि बीजेपी के टिकट देने के बाद वहां कितना गड़बड़ हुआ है कि लोगों को ये लग रहा है कि हिमंत तो अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ा रहा है, अपना एक लॉबी खड़ा कर रहा है। इसको लेके जो पुराने बीजेपी वाले थे वो उतर कर आए मैदान में और बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। बट यहां सबसे बड़ी बात असम में ये है, आज से 2 महीना पहले भी लग रहा था कि AUDF का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वहां माइनॉरिटी वोट स्प्लिट हो जाएगा। आज के तारीख में जितना घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी उठाया है, असम में मुस्लिम वोट फिर से पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ जाते दिखने नजर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है कि अजमल साहब ने कभी कभी मोदी जी का प्रेज किया, ये दिस हैज नॉट गॉन डाउन वेल। दूसरा बात ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर ये घुसपैठ और ये लेकर नया हंगामा शुरू होगा तो मुस्लिम वोटर जो है वो उसका वोट वो सेफ्टी रीजन से कांग्रेस की तरफ जाएगा। हिलाल इस पर आप आइए, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल को एक एज अ किंग मेकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन भौमिक जी की इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनालिसिस है कि जितना इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठाती है बीजेपी, उतना ही और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ भागता है।
नहीं, अजमल साहब का एक चीज देखिए ना, अजमल साहब ने जब टिकट दिया लोगों से 1-1 करोड़ पैसा लेके, तो वहाँ 17 जगह AUDF का पार्टी ऑफिस जला दिया गया। एक मिनट जी, हिलाल नंबर्स जमीनी स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लीजिए, ये दिल्ली से ये सब चीज नजर नहीं आता है जी। 34% मुस्लिम वोट दिल्ली से, ये सब जमीनी हकीकत आप लोगों को नजर नहीं आता है। बिल्कुल भौमिक साहब, आप पूरा ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी बता रहे हैं और वो वैल्यूबल इनपुट है जी। हिलाल, अगर आप नंबर्स प्लेसेस AUDF डिसिडेंट्स हैव बर्न डाउन देयर ऑफिस, राइट, नंबर्स आपको कैसे नजर आ रहा है? क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गया, व्यापारी है, परफ्यूम बैरन है, अगर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का जो स्पेस था उसको उसने खत्म किया है। जी जी भौमिक साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे भौमिक साहब, बस दूसरों की भी राय ले ले जी हिलाल। हाँ, नहीं, आपने जो सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा था AIUDF के बारे में, इसको वो टाल गई, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। वो महत्वपूर्ण सवाल है मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। AIUDF को केवल मुस्लिम पार्टी मानना मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलतफहमी है, क्योंकि अगर उनका आप मैनिफेस्टो देखें तो उसमें राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बल है, उनका मैनिफेस्टो आप देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा बल है, और उस पार्टी के अंदर काफी गैर मुसलमान मौजूद हैं, ये भी ग्राउंड रियलिटी है। तो अब जो दो समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। एक बात यह है कि क्या कांग्रेस जो है कोई टैसिट एक एग्रीमेंट कर रही है AIUDF से मुस्लिम वोट्स को लेकर, और वो मुस्लिम वोट नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा तबका है, खासतौर से अर्बन वोटर का और कस्बाई वोटर का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके अंदर उनकी पैठ है। तो उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से कर रही है, एक बात। दूसरी बात, जो ध्रुवीकरण की बात है, जो घुसपैठ की बात है, उस घुसपैठ हम जानते हैं कि असम में एक पुराना विषय रहा है, लेकिन घुसपैठ को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की साजिश जो बीजेपी करती चली आ रही है, मुझे लगता है कि उससे एक बार फिर जो AIUDF है उसको फायदा होगा। नहीं तो गौतम लाहिड़ी जी, यहाँ पर सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लग रही है? क्या 3 टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी को अगर बीजेपी नहीं कन्वर्ट कर पाई तो सीधा तरह से उनकी वीकनेस नजर आएगी और ये कमेंट्री होगी कि जो वेव था वो अब कहीं पीछे हट रहा है? देखिए, सही बात, क्योंकि तमन्ना जी आपने सही फरमाया। 2014 में लोकसभा चुनाव का हिसाब से 65 सीटों में भाजपा आगे चले। अगर वो 65 से कितना कम होता है वही देखने वाली चीज है, क्योंकि वो पहले ही प्रभु जी ने बताया कि ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व के नाम पे, विकास के नाम पर वोट हुआ था। अभी वो स्थानीय मुद्दे के ऊपर चुनाव हो रहा है। स्थानीय मुद्दा असम चुनाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 महत्वपूर्ण इशू है। एक है कौन सी पार्टी अहोमिया आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कांग्रेस या भाजपा या AUDF। लेकिन AUDF को माना नहीं जाता है कि वो अहोमिया आइडेंटिटी का, फिर भी कुछ भी मुस्लिम है, लेकिन जो मुस्लिम विधायक है वो सारे कांग्रेस के साथ है, जो ओरिजिनल अहोमिया असामी मुस्लिम माना जाता है। दूसरी बात है बांग्लादेश घुसपैठिया। इसमें बीजेपी ने एक, मुझे लग रहा है उनका पार्टी में एक दुविधा हुआ है, अभी अमित शाह जाके वहां पे घोषणा की 1971 इज द फाइनल कट ऑफ डेट, उसके बाद जो आए हैं बांग्लादेश से उसको जाना पड़ेगा वापस। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है नहीं, ये 71 के बाद में भी जो है अगर वो हिंदू है उसको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस या सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसके लिए असम में एक प्रॉब्लम है, उसमें असम AGP में भी इतना प्रॉब्लम हुआ कि AGP में एक फूट भी हो चुका है। तो इसलिए ये मुद्दा के ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी आया था कि उन्होंने दे रहा है सिटीजनशिप, उसके बाद कानून में जो उसको तब्दीली करना है, अमेंडमेंट करना था, वो नहीं कर पाए। आज बताओ, आज दिल्ली में असम का बहुत सारे हिंदू बंगाली आज यहाँ पे धरना पे है। वो आए हैं, वो मिलना चाहते हैं भाजपा लीडरशिप से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें आपने जो भरोसा दिया था चुनाव का पहले उसको क्या हुआ। इसके लिए बीजेपी के अंदर एक प्रॉब्लम है। फिर भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा बात है। अगर कांग्रेस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है टिकट लेके, ये ठीक से संभाल नहीं पाया तो भाजपा एक ही स्टेट है जिसमें लड़ रहा है, जिसमें से कुछ उम्मीद है अभी भी। नहीं सुदेश वर्मा जी, ये तो फैक्ट है कि आपकी अब इस चुनाव के राउंड्स में असम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे अगर हाथ से ये निकल जाए। दीजिए 1 मिनट मुझे भी दे जी अमर जी, जी 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 बिल्कुल। देखिए,
इतने अमरजीत जी को प्रश्न आपने पूछे हैं। नहीं, आपको जवाब देने का मौका है, लेकिन अमरजीत जी से एक पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। जी अमरजीत जी। जी पहली बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूं उन सबसे जिन्होंने ये कहा कि लोकसभा और असेंबली चुनाव में फर्क होता है, और हम लोगों ने देख भी लिया बिहार और दिल्ली में पार्लियामेंट के टाइम पे कुछ क्या नतीजे थे और असेंबली इलेक्शंस में क्या हुए। इसलिए मैं सहमत हूं कि असम के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोकल इश्यूज प्रीडोमिनेंट रहेंगे। उसी के साथ मैं जोड़ना चाहती हूं कि इनकी जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो बीजेपी एजीपी कॉम्बिनेशन को महंगी पड़ेगी। तीसरी बात ये मैं कहना चाहती हूं कि इनके जो कंट्राडिक्टरी बयान आ गए हैं कि जो हिंदू इमिग्रेंट्स हैं उनको हम यहां सेटल कर लेंगे और बाकियों को नहीं करेंगे, और 71 से पहले और बाद का जो विवाद खड़ा कर दिया है, ये खुद बीजेपी एजीपी के कॉम्बिनेशन को विद इन जो है कमजोर करेगा, क्योंकि एजीपी के लिए ये कठिनाई पैदा करेगा। और इसके अलावा मैं ये भी समझ रही हूं कि वहां पर ये जो लाहिरी जी ने बात कही थी और उससे पहले एक साथी ने बात कही थी कि ये जिस लीडर को प्रोजेक्ट किया और जिसको बाद में लाके जोड़े हैं, ये इनको महंगा साबित हो सकता है। और कम्युनलाइजेशन की पॉलिटिक्स मदद नहीं करेगी और दूरगामी तरीके से भी असम के लिए घातक होगी। नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए बिल्कुल है। पकड़ लिया आप सुदेश वर्मा जी, क्योंकि आपने सबकी टिप्पणियां सुनी आपके कैंपेन पर, आपने और शोभा ओझा ने, तो अब फ्लोर इज योर्स, आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी इस फ्लोर में तो आपने 1:1 वर्सेस 5 कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूं आपके भी प्रश्नों का और बाकी जो ऑब्जर्वेशन हुए उसका भी। नहीं, सबने अपनी अपनी राय दी है। प्रभु चावला जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये हकीकत नहीं। अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो हम इलेक्शन के थ्रू करते हैं। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए हमें कोई प्रेसिडेंट रूल की जरूरत नहीं। कांग्रेस खुद अपने आप में सक्षम है कि कैसे आपस में लड़के कैसे सरकार को गिराया जाए। वही अरुणाचल में आपको दिखा और वही आपको उत्तराखंड में दिखा। मैं आता हूं गौतम लाहिरी जी की बात पर। गौतम लाहिरी जी बोलते हैं आपके कहने से नहीं हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपको पता होना चाहिए। आप अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए, सुनना भी सीखिए। गौतम लाहिरी जी बोले आहमिया कल्चर की। आसाम का पूरा कल्चर बदल चुका है। आप किस आहमिया कल्चर की बात कर रहे हैं? क्या वो बांग्लादेशी मुस्लिम कल्चर की आप बात कर रहे हैं? आहमिया कल्चर पूरा बदलाव हो चुका है बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू है वहां पर। और आपके दूसरे एनालिस्ट जो है पत्रकार साहब, वो बोल रहे थे सारे अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। अगर कांग्रेस की आप बड़ाई करते तो समझ में आता, तरुण गोगोई ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने तो सिर्फ बताया कि बीजेपी कैसे खराब है। तो भौमिक साहब, इस चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कैसे करेंगे, आप ये बताइए। नहीं, सुदेश वर्मा जी, यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि अरे सुन लीजिए। नहीं, I'll tell you why. लेकिन अगर आपको लोगों के पॉइंट्स पर फैक्ट के बेसिस पर रिबट करना है तो अलग बात है, लेकिन आपके खिलाफ जो है वो बायस है, एक पॉइंट को रिबट करूंगा क्योंकि गलत पॉइंट्स है, लेकिन फैक्ट पे गलत पॉइंट्स है। वो फैक्ट पे कीजिए, बता रहा हूँ, मैं फैक्ट ही तो बता रहा हूँ, तथ्यों पर फैक्ट ही बता रहा हूँ। आपको बीजेपी का स्टैंड, आपको बीजेपी का स्टैंड नहीं पता है। विश्व शर्मा को लाके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए जो 2 लोगों ने उठाया। एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे तो 30 साल असम कवर किया हमने। नहीं, देखिए, एक सवाल का नॉर्थ इंडिया का हिसाब से असम को जज मत कीजिए। हमारे पार्टी के बारे में यही आपका बीजेपी का सबसे बड़ा क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, असम को जज मत कीजिए। इनवाइट किया उनको एज एन एनालिस्ट, बोले आपके पास। गलत बात मत बोलिए ना, गलत बात मत बोलिए ना। अरे आपको गलत लग रही है तो हमने यही कहा है कि आपको पता होना चाहिए। हमारा शुरू से ही स्टैंड रहा है। हमने शुरू से ये बोला है कि जो हिंदू माइग्रेंट है वो अलग है, मुस्लिम माइग्रेंट है जो अलग है। हमारा डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है
नहीं, बट हाउ आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सुदेश वर्मा जी, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर 1971 के बाद इमिग्रेंट्स को आप नहीं राज्य देंगे, आप कैसे उनके रिलीजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? अरे सुन लीजिए भौमिक साहब, सुन लीजिए। अच्छा, ये हिंदू बना था, हिसाब नहीं, एक कमिटमेंट था। ओके, चलिए एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई, एक दो चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हुआ है आवाज अड्डा में। एक दो बातें तो क्लियर हो गई है। बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी इलेक्शन है अपने आप को फिर से नेशनल स्टेज पर भी रीअसर्ट करने का, और दूसरी बात है ध्रुवीकरण की राजनीति उनका फॉर्मूला है, यहाँ पर देखना है कि चलेगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।